नमस्कार। मैं प्रोफेसर अय्यर अपने एंट्रो शो के अंतर्गत आपके सामने ये बहुत एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल टेक ला रहा हूं और मैं आज दो मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत और रूस के संबंध के बारे में, और उसके बाद मेरा सेकंड पार्ट चीन से हमारे रिश्ते ना होना और आज की परिस्थिति की बात पे आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रशिया के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में कुछ खबरें हमारी ऐसे उत्पन्न हुई हैं मीडिया के अंदर कि कुछ बड़े दिग्गज, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीजेपी के, उनका मूर्खतापूर्वक एक बयान है। उसके अंदर कहा गया है कि अब रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना है। और ये इससे बड़ी मूर्खतापन, इस तरह के सेंटेंस और इस तरह की बात कहना, इससे बड़ा मूर्खतापन डिप्लोमेटिक हो ही नहीं सकता। और ये कभी भी भारत की तरफ से इस प्रकार के टिप्पणी किसी और से आनी नहीं चाहिए, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। और जो ये टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें अब चुपचाप अपनी दुकान, अपनी बोलते ना, जो दुकान शुरू करी उन्होंने बंद करे और अपने घर पे डब्बे जाके बंद करके बैठ जाए। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत मूर्ख हैं और ये मूर्खों के मूर्ख ना निकले जो इस तरह की बात करें। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत और रूस के संबंध को समझना क्यों जरूरी है। भारत और रूस के संबंध तब शुरू हुए जब विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, जब पूरी वेस्ट की राजनीति जो है, हमारे जो पाश्चात्य देशों की जो राजनीति थी वो नेटो के थ्रू शुरू हुई। क्योंकि एक तरफ तो हिटलर की खत्म होना और दूसरी तरफ ये फैक्ट कि स्टालिन लेड रशिया ने, यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने पहली मात दी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में, और जो चर्चिल का तमाशा करना कि भाई हमने हरा दिया और अलाइड फोर्सेस ने एक्सिस फोर्सेस को हरा दिया, वो अपना तमाशा, उनका अपना तमाशा था। और असली बात थी कि रशिया ने पूरी तरह से पछाड़ दिया था हिटलर को, और वो इतने नाकाम हो चुके थे और इतने नेगेटिव हो चुके थे। स्टालिनग्राड की जो महान भारी गलती करी उन्हें, जिसमें उन्हें केवल पछाड़ा ही नहीं गया पर पूर्ण रूप से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी नाजियों। और वो उसके बाद उनको हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो एक औपचारिकता रह गई थी। और हमें यह भी मालूम है कि अपने आप को शेर बताने वाले लोग सबसे कायर एक्ट करके आए कि उन्होंने रूजवेल्ट की मृत्यु होने के बाद डिसाइड किया, प्रेसिडेंट ट्रूमैन के लीडरशिप और चर्चिल के लीडरशिप के अंदर क्या हुआ, इन्होंने जाके हिरोशिमा और नागासाकी के बम डाल के अपने आप को शेर घोषित कर दिया, सुपर पावर घोषित कर दिया। और ये हिस्ट्री है इनकी पूरी कहानी की। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन लोगों को अपनी हिस्ट्री याद दिलानी चाहिए। दूसरी बहुत बड़ी गलती, सारी की सारी वार होने के बाद इन लोगों ने एक बहुत बहुत बड़ी गलती करी, जो कि जब चीन इनके साथ खड़ा था, क्योंकि चीन को जापान ने धज्जियां उड़ाई हुई थी उस समय वर्ल्ड वार के पहले, तो वर्ल्ड वार के बाद जो नई दुनिया आई उसमें चीन इनका साथी हो गया था। और वो जमाना निकलने के बाद जब निक्सन साहब आए, जब 70 में इंदिरा गांधी के खिलाफ वो मुहिम छेड़ रहे थे, वो जब हम बांग्लादेश को आजादी दिलाने के चक्कर में घूम रहे थे और हम लोग अपना काम कर रहे थे, अच्छा काम किया हमने दुनिया में, उस समय हमें धमकियां मिल रही थी। तब एक भाई साहब आए, हेनरी किसिंगर, उन्होंने किस एंड मेकअप का पॉलिसी बनाया, उससे ही चीन को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना के इतना बड़ा शक्तिशाली, चीन को इकोनॉमिकली खड़े करने में अमेरिका का पूर्ण रूप से हाथ है। और ये कहां शुरू हुई ये बात वहां से शुरू हुई जहां वर्ल्ड वॉर एंड होता है, वो चर्चिल के टाइम से शुरू, क्योंकि चर्चिल की बेवकूफी थी और उसका एक घृणा भारत के लिए कि वो क्लेमेंट हार्टली से हारने के बाद भी अपने प्यादे को बिठा गया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और वो आया यहाँ से 2 नेशन 3 लेके आया, उसको एक वसाल स्टेट बनाना था, मतलब एक पिट्ठू राज्य जिसका तैयारी हुआ पाकिस्तान के रूप में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे पाकिस्तान के कमेंटेटर जो स्वीडन में इधर उधर बैठे हैं वो खुद इन बातों को एंडोर्स करेंगे। हुसैन अखानी से बात करेंगे आप तो वो बताएंगे कि अय्यर साहब जो बोल रहे हैं वो सच है। तो जो असली लोग हैं, जो जानते हैं इसको क्यों किया गया था, इसको जबरदस्ती घोषित करके कि भाई आप एक इस्लामिक स्टेट बनाइए, और ये सब कहानी गढ़ के बेसिकली अपना एक पिट्ठू बनाना था। और वो पूरा एम था वो अनडिवाइडेड यूएसएसआर, जो कि रशिया के अलावा जो आज आप देख रहे हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो पहले रूसी टेरिटरी होते थे, इन सबका जो बंटवारा किया गया, ये बंटवारा बड़े अजीब ढंग से वेस्ट ने प्लान किया। और एक एक समय इन्होंने इस तरह के काम किए जिसमें हमेशा इनका एक ही टारगेट रहता था, किस तरह से रूस को ठंडा किया जाए।
जबकि रूस की इनकी लड़ाई नहीं थी। रूस इनका पार्टनर हुआ करता था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में रशिया और वेस्ट की लड़ाई नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर के समय पे हिटलर की सेना, जो हिटलर, मसोलिनी और बाकी ग्रुप था, उनकी जो यूरोपियन ग्रुप में स्पेन भी था, और ये लोगों की लड़ाई एलाइड फोर्सेस से हुई थी, लेड बाय प्रिंसिपली लेड बाय ब्रिटेन, ब्रिटानिया, फ्रांस और अमेरिका। अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था। पर आपको वो भी बता दूं मैं एक बात, जब रूजवेल्ट जिंदा थे प्री वॉर टाइम में, स्पेनिश फ्लू के समय के बाद से जब रूजवेल्ट आए, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री रहे, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहे अमेरिका के। उनको 3 टर्म्स मिला, एक ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो तीसरे टर्म तक गया। तो अपने को ये बात भूलनी नहीं है, और अपने को ये समझना है कि हमारे को जो ये घड़ी हुई कहानियां सुनाई जाती है, उससे थोड़ा आगे बढ़ के हमें काम करना है। ये मनगढ़ंत कहानियां जो लोगों की हिस्ट्री पढ़े नहीं है वो लोग, और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और उसको कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बस अपनी झूठी झूठी बातें फैलाना और फेसबुक पे आना और बाकी जगहों में आना, और एक तरह से सोशल मीडिया में अध पकी रोटी को खिलाना पड़ता, ये बंद करें। तो रशिया भारत का घनिष्ठ मित्र था और रहेगा, ये चाहे कोई भी पार्टी आ जाए पावर में, उससे कोई मतलब नहीं। तो जो मूर्ख वहां पहुंचे हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम पुतिन साहब के साथ काम नहीं करेंगे, रशिया के साथ काम नहीं करेंगे, वो महज किसी गलत फहमी में नहीं, पर मूर्खतापूर्ण पूर्ण उनका बयान है ये। और इन बयानों का खंडन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, भारत और रूस के संबंध हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, बहुत पुराने हैं। तो अभी एक बात आई जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। अभी एक यूक्रेन के मामले में पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट है जो रशियन टीवी में आया, और उसमें उन्होंने अपनी ये कल्चरल हिस्ट्री बताई कि जो कीव है, जो उनका कैपिटल है यूक्रेन का, कि यूक्रेन और रशिया के संबंध बहुत गहरे हैं, और इसको अब इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि रूस यूक्रेन को खा जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। नई कहानी गढ़ी जा रही है, और ये वो लॉबी है जो आज भी चीन को अपना एक तरह से बैक हैंडेड पैट देती है, जो किसिंगर प्लान था, जहां से उन्होंने तैयार करके भारत को पीछे रखा और ये वसाल स्टेट पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। और आज पाकिस्तान किसके हाथ पहुंच गया? चीन के हाथों में है। आज केवल पाकिस्तान चीन के हाथ में नहीं, हमारे बगल में श्रीलंका भी उनके जेब में पहुंचा हुआ। तो ये लोगों का सपोर्ट आज भी है, और ये वेस्ट दो गुला बातें करता है कई बार, और उन्हें ये समझ नहीं आता कि बाइडेन साहब जब से आए हैं, वो ट्रंप की राजनीति अलग थी, बाइडेन की राजनीति अलग होगी। वो रशिया से भी टक्कर नहीं लेना चाहेंगे, उनके साथ भी नेगोशिएशन में रहेंगे, वो इसी में भलाई समझेंगे, और उनका मेन टारगेट फाइनली चाइना ही रहने वाला है। क्योंकि एक बात समझा जाए, कुछ लोगों ने मूर्खतापूर्ण ये स्टेटमेंट लगाया कि रशिया चाइना का जूनियर पार्ट, ये कभी हो नहीं सकता। जो कंट्री अपने टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही वो लीडर है, वो किस प्रकार से क्लेम कर रही है? ठीक है, रशिया ने बहुत चीजें बना ली है, आज भी रशिया सेमीकंडक्टर चिप रशिया के हाथ में नहीं है हमारे भाई, सॉरी अपना चीन के हाथ में नहीं है मेरे भाई, रशिया के हाथ में है। रशिया अपनी चिप्स बनाती है, अपने को जो जरूरत कर रही है, पर चीन के हाथ में सेमीकंडक्टर चिप, एडवांस एआई चिप्स की कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए चीन बार बार कोशिश कर रहा है कि ताइवान पे धमकी दे। क्यों? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैब फैक्ट्री है, जो सबसे 80% जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप है उसको डिजाइन करती है, उसको बनाती है। तो ये बात जो सत्य है, ये मैंने 1-2 बार पहले भी बोला है, मैं इसको दोहराऊंगा कि ताइवान पे पूरी नजर जो चीन की है वो इस रास्ते में। दूसरा, चीन मंचूरिया को खा गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, और यही वेस्ट किसिंगर और निक्सन के बाद जितने भी आए हैं जो मुंह बंद करके अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, उनके कारण वो पहले मंचूरिया को खाया, फिर तिब्बत को खाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 गालियां देते रहे, जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक अच्छा काम जरूर किया कि भूटान के साथ जो संबंध बनाए उन्होंने, वो बना के भूटान को केवल नहीं बचाया, पर भूटान इंडिया की मित्रता के कारण तिब्बत से आगे चीन बढ़ नहीं पाया, ये भी सत्य है। और जो टेरिटरी धोखाधड़ी से इन्होंने पकड़ के रखी है, उसको भी पकड़ने में सक्षम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। लद्दाख में इसलिए आए हैं कि हमने उनको जबरदस्ती सतर्क कर दिया। जो 60 से 62 के करीब सड़कें बनवाई थी, और वो टाइम पे शुरू हुआ थैंक्स टू जॉर्ज फर्नांडिस साहब अंडर अटल जी। उस समय जो कार्य शुरू हुआ, उस कार्य का ढिंडोरा क्या जरूरत थी जाके पार्लियामेंट में कुछ पीटना कि भाई हम अक्साई चीन वापस ले रहे हैं। और जैसे इस तरह की बातें हुई, लद्दाख पे आके चीन खड़ा हो गया। और ये नहीं कि चीन हमारी मिलिट्री के साथ कुछ भी
क्या बोलते हो अपर हैंड रखता है। कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल ही नहीं है कि भारत की मिलिट्री के खिलाफ चीन का कोई अपर हैंड है। पर संबंध ऐसा है कि हमारे अगर देश के नेता ही कायरपन दिखाएं और कुछ क्या बोलते हैं जो बाबू लोग बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनके मुंह से डिप्लोमेसी की बातों के नाम पे प्यार मोहब्बत कोको कोला ही चलता रहा और मुंह से तिब्बत ना निकले, और तिब्बत के लिए ये ना निकले कि भाई वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी अलग देश है, चीन को खराब लगे तो हम क्या करें इससे, ये हमसे नहीं बोला जा रहा। तो रीढ़ की हड्डी हमारे में नहीं है, डिप्लोमेटिक रीढ़, ये हकलोमेसी से नहीं चलेगा, ये डिप्लोमेसी से ही काम करना है। डिप्लोमेसी वो जिसको मस्कुलर बोला ही नहीं जाए पर वो शब्दावली में भी उतना मस्कुलर दिखे, और पार्लियामेंट में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो आप ऑल पार्टी सिस्टम में जो भी आपको करना अपने देश की बात करिए, बाहर आइए, बराबर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर करिए कि आपको चीन के साथ क्या करना है। एक तो $100 बिलियन का डिफेंस बजट करिए अपना, पता चलेगा दूसरे दिन चीन ठीक हो जाएगा, बात करना शुरू कर देगा, उनकी जो एकड़ी निकल जाएगी दूसरे दिन, जब पता चलेगा भारत खर्चा करने को तैयार है तुम्हारे और हमारे लिए। किसके लिए खर्चा करना है? एक तुम्हारे लिए। पाकिस्तान तो मूर्ख है, वो तो किसी ना किसी दिन आके हमसे बातचीत करेगा, वो टारगेट ही नहीं है हमारा। हमारा टारगेट तो ये रहना चाहिए, और हमें दूसरा टारगेट अफगानिस्तान में जो चल रहा है वो हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान जा रहा है। मैंने ट्वीट किया 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को, मैंने कहा है कि आपको मिलिटरीली इसमें पार्टिसिपेट करने का एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। पाकिस्तान से ज्यादा डेंजर, आप वहां से अफगान फाइटर वहीं से रोकिए, क्योंकि वो इनको इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी फंडिंग पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। अगर इनको रोकना है तो वहीं पे इनको, या तो ये चुपचाप शांति से रहे और हमें अफगान के करंट गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। और हमारे में से कितने लोग याद रखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के प्रोसेस में जो हुआ उसमें तो पूरी लड़ाई पहले तेल से शुरू हुई, उसके बाद हम सबको पता है कि जब यूएसएसआर अनडिवाइडेड था तो एक जमाने में तो कहना चाहिए कि जो आज तालिबान फाइटर आप कहते हैं वो एक जमाने में तो रशिया के फ्रेंड्स होते थे, आज अमेरिका उनसे नेगोशिएट कर रहा है, संधि कर रहा है। उसके बाद इराक जो था, इराक होता था रूस के साथ में जब सद्दाम हुसैन के टाइम पे उस समय, और ईरान होता था अमेरिका के साथ में, आज अमेरिका के खिलाफ ईरान खड़ा है। तो ये सारा किया हुआ, इनके कई राष्ट्रपति आए, सबने अलग अलग काम किया। हमें तो क्लिंटन साहब की याद है, वाजपेयी साहब यहाँ बैठे थे, हमने पोखरान का ब्लास्ट किया 2। क्लिंटन साहब को तो अब दुनिया भर को खुश करना है और अपने पाकिस्तान को पप्पियां देनी है। वो भाई साहब ने क्या किया, हमारे यहाँ सैंक्शन लगा दिए। ये अलग बात है कि वाजपेयी जैसे मैच्योर नेता ने उनके कुछ समझा नहीं, उन्होंने कुछ ख्याल नहीं किया क्लिंटन साहब का, सब खत्म हो गया, एकड़ी निकल गई, धीरे धीरे भारत से बात करनी पड़ी। मुझे पूर्ण आशा है बाइडेन इनमें से कोई नहीं है, बाइडेन एक नए प्रकार के आदमी है, और मुझे ये भी मालूम है कि अंदर अंदर से बाइडेन धीरे धीरे चीन को टैकल करने के मूड में आ गए हैं, और पूर्ण रूप से। और बड़ा सरप्राइज निकलेगा हमारे लिए ये सब, कि जो कहते हैं हम सोच रहे थे कि ट्रम्प साहब, उनको ट्रम्प बहुत बोल रहे थे, कर कुछ नहीं रहे थे, पर बाइडेन बोल कम रहे हैं, कर ज्यादा रहे। तो धीरे धीरे पता चलेगा। जो जो इस सिचुएशन को नहीं जानता है कि चीन, अगर शी जिनपिंग और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उनकी जो पीएलए, या जरा आप सावधान रहे, अगर वो समझ के नहीं रहेगी तो ऐसी मात खाएगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए, इनके पास मौका था कि भारत से दोस्ती करके एक चाइना इंडिया ब्लॉक बना के चिंडिया करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आके बैठते हैं, और वहां पाकिस्तान भी पार्टनर बन जाता है, रूस उसको लीड करता है, भले ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमारी असली ताकत है तो हम रूस को कह दें कि इसको डिसमेंटल कर दो, हमें एससीओ नहीं चाहिए। क्या जरूरत है? जब आपको रशिया पे विश्वास नहीं है तो आप उसमें जाके बैठ क्यों रहे हैं? चीन पे तो विश्वास ही नहीं हो सकता, और पाकिस्तान पे तो वो तो उसका पिट्ठू है। वो सही कह रहे हैं आप, चीन का पिट्ठू पाकिस्तान, पहले पिट्ठू वेस्ट का होता, पहले अमेरिका का पिट्ठू होता था, इंग्लैंड का पिट्ठू होता था, और आज किसके पिट्ठू है? आज एक नया आदमी आया है। आज जब वहां मिडिल ईस्ट में थोड़ी शांति कायम हो रही है, इजराइल के साथ दोस्ती करने की बात सऊदी अरेबिया कर रहा है, और यूएई के अल नयान तो कर ही रहे हैं, और वहां पीस होने के चांसेस हैं। फिलिस्तीन लोग भी बैठेंगे, और जो इजराइल में अब नेतन्याहू की जो हवा निकली है उसका कारण यही है कि वो पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे थे, खाली दोस्ती की बात कर रहे थे, पर पीछे से बमबारी और गड़बड़ में विश्वास रखते थे, और एक हिसाब से वो हमास को हेल्प कर रहे थे। तो यही काम उन्होंने किया पूरा टाइम, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज वो अब वहां के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे इजराइल के, तो अब प्राइम मिनिस्टर की बदलाव हो गई है वहां, और जो बदलाव हुई है उसमें शांति कायम हो गई है, और अभी पीस प्रोसेस पर एक देश पूरे दुनिया को थ्रेट करने वाला है। वो रूस को भी थ्रेट किया पहले, और सबको अमेरिका की नाक में भी दम कर दिया, उसका नाम है तुर्की।
और एर्डोगन की तुर्की पे ख्याल रखें, वो यूरेशिया का, मैं उसको कहता हूं कि वो एक यूरोप और रशिया का मिलके जो एशिया की तरफ आ रहा है, उसमें जो ये टर्की है ये वहां का चीन है, ये भक्षी है, भक्षी। ये वहां बैठा है कैसे, और ये अब नया खलीफेट यानी खलीफा बन रही है, नहीं इस मुस्लिम इस्लामिस्ट, नॉट मुस्लिम देश, मुस्लिम देश तो अच्छे हैं तो साथ आ रहे हैं, लेकिन ये इस्लामिस्ट खलीफा बनना चाहते हैं। ये है जो डेंजर है, जो आईसिस आईसिल और इनको फंड कर सकते हैं, इनके ऊपर नजर रखनी है। और मैं कल प्रोग्राम करने वाला हूं, हमारे रिनोन मिलिट्री कमांडर सैयद अता हसनैन हमारे साथ होंगे, तो वो प्रोग्राम भी आप देखिएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि असली मुद्दे कुछ और हैं, दुनिया को गुमराह ना करें और ये मुद्दे असली पकड़ें और देखें कि रूस हमारे साथ तो हमेशा फ्रेंडशिप रखने वाला देश है। देखिए यूएसएसआर को तोड़ा गया और तोड़ने में सबसे बड़ा काम गोर्बाचोव का नहीं था, वो एक आया था बोरिस येल्सिन, वो तो पूरा ड्रंकर्ड ही था, वो तो ऐसा प्रेसिडेंट था, वो अमेरिका की और वेस्ट की गोदी में बैठ गया था, और उसके कारण जो ये यूएसएसआर के टुकड़े हुए उसके कारण करता मेन वो है, गोर्बाचेव नहीं है। गोर्बाचेव ने तो उसको डेमोक्रेसी की तरफ लाने के लिए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका इस रिफॉर्म्स, ग्लासनोस्ट ओपननेस, उन्होंने अच्छे काम किए। पर जो देखिए कोई भी देश अगर अपने आप को खोलता है तो उसको शक्तिशाली भी रहना पड़ेगा, तो पुतिन के आने में वो रूस शक्तिशाली हो गया और वो वेस्ट के लिए ठीक नहीं था। भले ही रशिया सेपरेट हुआ, बाकी देश अलग चले गए, पर रशिया को स्ट्रॉन्ग किया पुतिन ने। उस समय अगर आप समय सारणी देखें, जब वाजपेयी आए थे तो नए नए रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे, और इनकी मित्रता कैसे हुई, क्योंकि हमारे यहाँ अलेक्जेंडर कडाकिन नाम के बड़े लॉन्ग सर्विंग एम्बेसडर थे जो हिंदी भी बोला करते थे, और उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे वाजपेयी साहब के साथ। और उसी दौरान सारा कुछ हुआ, ब्रह्मोस का इक्वेशन हुआ, कलाम साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया, और कलाम साहब ऑलरेडी ब्रह्मोस एरोस्पेस में ही वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स along with the great scientist हर्बर्ट अलेक्जेंडरोविच यफ्रमोव गुरु माने जाते हैं कलाम के, आज भी वो जीवित हैं। और ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम पे जो हमारी मिसाइल है, आज भी दुनिया की सबसे भयंकर सुपरसोनिक मिसाइल है। तो रशिया किस काम की हमारे लिए पूछते हैं लोग, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, 95 मिलियन डॉलर से लेके 103 मिलियन डॉलर के बीच मध्य आपको सुखोई 31 MKI एडवांस वर्जन, सुखोई 35 एज इट इज, और सुखोई 57 भी मिल सकती है। तो जो हमने राफेल खरीदा वो 205 मिलियन में खरीदा, इसको ख्याल रखिएगा। 100 मिलियन एक्स्ट्रा मिनिमम दिए हम, ये तो सवाल उठेगा ही कभी न कभी। तो आज भी राफेल कभी भी सुखोई 57 या 35 के सामने समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, उस प्लेन के सामने इसकी कुछ नहीं चले। तो आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेन सुखोई 57 है, जो एडवांस वर्जन है, और वो सस्ता मिल रहा था, हमने नहीं काम किया। और अगर वो डबल इंजन प्लेन है, दोनों ट्विन इंजन प्लेन है, ध्यान रखिए। और सिंगल इंजन प्लेन में दुनिया की सबसे बढ़िया प्लेन जो है ग्रिपेन ई है, वो पहाड़ी इलाके में लाइट वेट सिंगल इंजन और उड़ने की प्लेन बनाई गई, क्योंकि स्वीडन ने तैयार करी है साहब। तो उनके यहाँ माउंटेन्स हैं, तो उन्होंने माउंटेन वॉरफेयर के लिए उस प्लेन को तैयार किया। तो अगर हमें कभी भी इंडिजनाइज करना है तो इनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ग्रिपेन ई की भारत में बनाना चाहिए, तो हमें अच्छा प्लेन मिले। दूसरा, अगर हम दूसरा चाहते हैं तो हमारा जो नंबर 2 पे है, जो उसके बाद है, वो तेजस ही है मेरे भाइयों। तेजस बेस्ट प्लेन है, पर प्रॉब्लम क्या है कि एचएएल के पास एक लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन है। वो आपको 70-80 प्लेन साल का 20-25 प्लेन दे रहा है, उसको आप तगड़ा भी करेंगे और डबल भी कर देंगे तो 40 प्लेन मिलेंगे, और आपको तकरीबन 400-500 फाइटर प्लेन की जरूरत है इस वक्त। तो 400-500 फाइटर प्लेन की जिस देश को जरूरत है अपने किटी में लाने के लिए, उससे पहले तो अपने डिफेंस बजट को 60 बिलियन से 100 बिलियन करना, तो जब करेंगे तब प्लेन आएगी। और हमें अपने जो हमारे पास बजट है उसमें हमें महंगाई की तरफ भी देखना पड़ेगा। हम ऐसे ही हमको अगर बुलेट से काम चलेगा, हार्ली डेविडसन नहीं खरीदनी है हमें। तो इसलिए ये जो ऑफर कर रहे हैं प्लेन बहुत अच्छे हैं, और अगर हमें रियली अमेरिका से थोड़े दोस्ती करनी है तो वो उनका प्लेन है बोइंग का FA-18, और उसका वर्जन बी है, तो हमारे नेवी के काम आ सकता है। तो वहां पर आप अपनी इंडिजिनस जो नेवल एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो अपनी खुद की बना रहे हैं, वो रशिया के साथ जो लिंक करके बना रहे हैं उनको नहीं, उनमें आप सुखोई करिए, उनमें आप दूसरे प्लेन लगाइए, उनमें आप MiG-29 चलाइए, वो बहुत सिंगल इंजन बढ़िया प्लेन है MiG-29। पर आप जो अपनी खुद एक आध प्लेन बनाएंगे जो आप क्वाड के लिए और बाकी जगह यूज करना चाहते हैं,
अपनी जो है आप नई फ्रिगेट बनाइए, आप कोरिया के साथ अलायंस करिए, जापान के साथ करिए, आप नए फ्रिगेट्स बनाइए और कैरियर्स बनाइए, उसमें आप अमेरिका का FA-18 प्लेन रख सकते हैं। आप जापान से बात कर सकते हैं, मित्सुबिशी के आप खरीद सकते हैं आप फाइटर प्लेन्स। तो चाइना को टैकल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए। जो एक तरफ का दिमाग जो लगाया हुआ ना वो ना करे, और रूस से संबंध ना तोड़े। रूस के संबंध रख के उनके साथ हमारे जो सबसे टेक्निकली साउंड वेपनरी रूस के पास है, अमेरिका भी इस चीज को मानता है, क्षमता को, और जो इनकी फायर पावर है वो किसी के पास नहीं है। और मैं कह चुका हूं कि जॉइंट वेंचर हमारी ब्रह्मोस की है। कोई कहे कि भारत और रूस एक साथ काम नहीं कर रहा, उससे बड़ा मूर्ख क्या होगा अगर ये सब मैं कह रहा हूं। और हम तो आपको कह रहे हैं कि आज हमने अपनी आंखों से देखा है, गोवा शिपयार्ड के अंदर हमारी क्रिवेक क्लास 3 वेसल्स, फास्ट एक्टिंग 2 फ्रिगेट तैयार हो रही है। और ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको समझें कि ये तैयार हो रही है राइट इन गोवा शिपयार्ड। और ये 2 जो है बड़े जहाज हैं, युद्धपोत हैं, ये बेसिकली तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ पर गोवा शिपयार्ड में। 2 यांतार शिपयार्ड रशिया बना रहा है। तो जब इस तरह की हमारी संधि है, इतनी गहरी संधि है, हम इस देश के बारे में उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हैं? भाई किसने कह दिया, कौन बेवकूफ आ रहा है ये जो अचानक रूस और भारत के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए मूर्ख जो है। अगर हमें अमेरिका की दोस्ती नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक एंगल से हमको उनकी दोस्ती नई रूप से चाहिए, न्यू रूप से। तो मैं बाइडेन साहब से 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें कहना आप अपने पैसे डाल के वहां से आप गुड्स ले रहे हैं, उसकी जगह भारत को आप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाइए। तो हमें इकोनॉमिक एंगल के लिए अमेरिका के साथ बहुत जाना है, और मिलिट्री एंगल में हमें तो मित्रता रखनी है रशिया से भी, और हमें कोई अमेरिका से कोई मित्रता नहीं बढ़ानी है। किसने कह दिया? आप S-400 तो बिल्कुल रशिया से लेना है, उसके सामने वो ट्रायम्फ वाला सिस्टम नहीं, वो ट्रायम्फ सिस्टम जो S-400 है उसके सामने आपका थार्ड नहीं चलेगा। थार्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ मैचिंग व्हाट रशिया कैन ऑफर इन S-400। हम S-500 कर दें, उसको आगे वाली सिस्टम लें। हमको अगर पुरानी सिस्टम थोड़ी सी और एडवांस करनी है, चीन से आगे रहना, हम S-500 लें। और ध्यान रखिएगा, द ब्रह्मोस मिसाइल कैन ऑल्सो हिट द S-400। ये बात रशिया नहीं बोलेगा, पर हमें बोलना पड़ेगा। हमारे पास वो सिस्टम है, अगर हमें S-400 को भी टैकल करना है, जो रशिया ने रखा अपने डिफेंस सिस्टम, वो ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ नहीं पाएगा। वो सुपरसोनिक रेंज तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस बात को आप थोड़ा सा, इसकी ये बताई नहीं जाएगी बातें, लेकिन असली बात यह है कि इससे डरते हैं चाइनीज लोग, डरते हैं, और उनको उनके डर के लिए हमें उतना ही वाद और विवाद करना जरूरी है। जितनी वो मार्केटिंग और PR अपने माउथ पीसेस से करते हैं, उतनी हम नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन रात को गलवान में क्लैश हुई और वो जो सोल्जर मरे, मैंने 30 सोल्जर्स के नाम फेसबुक पे डाले, और वो आज भी पढ़े हैं, और मैं जब एनिवर्सरी हुई तब भी मैंने डाले। पर भारत में एक पत्रकार नहीं है, एक जर्नलिस्ट नहीं है, एक मीडिया नहीं है जिसकी हिम्मत हो डाले इनके नाम। जो चीनी मरे, 30 की तो लिस्ट हमारे पास उसी रात को थी काउंटर अटैक में। ऐसा लगता है कम से कम 200 के 250 की कैजुअलिटी हुई है, पर अगर कुछ भी नहीं तो चीन खुद मानता है कि 100 लोग उसके अस्पताल में सड़ रहे थे उस लड़ाई के बाद। क्योंकि जो हमारे भारत के घातक और बिहार 16 रेजिमेंट ने जो काउंटर अटैक किया, वो तो 100 आदमी थे, उन्होंने 400 आदमी घेर लिए वहां, उनके हथियारों से उनकी कैसी करिए, वो भी पक्का बॉर्डर क्रॉस करके किया है। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, और हम पॉलिटिक्स करते हैं इन चीजों में। हर तरह की पॉलिटिक्स होती है, बस रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन का गालियां देती रहती है। तो पहले अपने घर को ठीक करो यार, तुम क्या कर रहे हो, तुम वो सच तो बताओ। आज तक आप बालाकोट स्ट्राइक किया, आज तक आप उसको प्रॉपरली अपने फायदे के लिए नहीं कर पाए, जबकि भयंकर स्ट्राइक किया था आपने, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो हम कुछ ना कुछ उनकी सच्चाइयों के पीछे जाएं, बात करें। अगर कोई मिलिट्री मिशन है वो किया जा रहा है, सीक्रेटिव किया जा रहा है, बाद में उसको आप पब्लिक करिए कि आपने किस तरह किया। रात को ये पता है कि अपर एंड पे ना किसी की ऑर्डर ली गई, ना कुछ किया गया। वेस्टर्न कमांड के टक्कर में जो हमारे जो वेस्टर्न साइड पे पहाड़ियों पे जो क्या बोलते हैं लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई उस रात को। बिफोर द मॉर्निंग, बिफोर डिप्लोमेसी स्टार्ट्स, उन्होंने अपना जो रिवेंज लेना था और जो काउंटर अटैक करना था और रशिया को ठंडा कर, सॉरी अपना चाइना को ठंडा करना था, वो काम किया उन्होंने। और ये जब सब काम हो रहा था, दुनिया भर के देश हमारे साथ में हैं। रूस ने कौन सी ऐसी स्टेटमेंट डाली जो भारत के खिलाफ डाली? उन्होंने कोई बात नहीं कही रूस ने। तो रूस कब से आपका, मतलब कब से आपको ऐसा लगा कि रूस आपके खिलाफ जा रहा है? ठीक है, आज के परिस्थिति में हर देश दूसरे से दोस्ती रखेगा, तो पाकिस्तान भी दोस्ती करने के प्रयास करता है रूस से।
रूस उनसे बात तो करेगा, क्योंकि ये देख रहा है कि रूस की तालिबान वहां स्ट्रांग हो रहा है, तो रूस के लिए दिक्कत है। आसपास जो पुराने रशिया के जो यूएसएसआर के अर्स्टवाइल टेरिटरी है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो वो जो स्टेट्स हैं जो रशिया के पहुंच गया है, वो केवल शांति के अलावा चुप नहीं है, आगे की बात कर रहा है जिस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान की तरफ जाने की। तो क्या रशिया की इस पे नजर नहीं होगी? यही जो चीन जो एक साल पहले कह रहा था कि व्लादिवोस्तोक तो चाइनीज टेरिटरी था, जब इन्होंने अपनी सेलिब्रेशन करी विक्ट्री डे की रशिया ने, जिसमें भारत भी गया था, राजनाथ सिंह साहब वहां थे, उस समय ये सारे सोशल मीडिया में चाइना के जो क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो नुमाइंदे हैं और इनके जो पीएलए के जो पीआर ऑफिसर्स हैं, वो व्लादिवोस्तोक को क्लेम कर रहे थे। और उससे क्या पुतिन डर गए? पुतिन तो काउंटर है, वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये हमारी टेरिटरी नहीं, हम तो जो सारा का सारा 4000 किलोमीटर की बॉर्डर पे उनकी नजर है। सबसे बड़ी बॉर्डर जो चाइना शेयर करता है वो रूस के साथ है। रूस बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता उसको। और एक और बात समझा जाए, चाइना की गैस निकाल देगा रूस। सारी पाइपलाइन से गैस आती है, जो ठंडा पार्ट है चीन का, उसमें गैस सप्लाई बंद होगी, टोटी बंद हो गई तो जीना बंद हो जाएगा, आराम हो जाएगा, ठंड पड़ती है। और यूरोप भी पूरा का पूरा निर्भर है गैस सप्लाई में रशिया से। और ये क्यों है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो ओल्ड पुराने टाइम के एक चांसलर होते थे, जरार श्रोडर, वो जर्मन सोशलिस्ट पार्टी उनकी पार्टी है। ये गैसप्रॉम के वन ऑफ द मुखियास हैं। गैसप्रॉम रशियन कंपनी है जो सबसे बड़ी गैस बेचने वाली कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनियों में आती है। और ज्योग्राफिकली रशिया इज क्लोजर टू इंडिया। अमेरिका से वो गैस वैस आना हमारे पास इतना जल्दी नहीं होगा क्षमता जितनी आपकी रशिया से आ सकती है। और ओमान से अगर हमने सोच समझ के, जो मैं कई सालों से कह रहा हूं, अंडर वाटर पाइपलाइन ओमान के थ्रू भारत तक ले आओ, तो ये सारी की सारी कहानियां चीन की बदल जाएगी एक स्ट्रेटेजिक मूव से, और सारे विश्व भर के शक्तिशाली देश उसके पार्टनर बन जाएंगे। ओमान, इसमें ईरान की गैस, कतार की तो आ ही सकती है, पर कतार को आना पड़ेगा साथी बन के, पर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों की गैस तो उसमें पड़ जाएगी। और ओमान विल बिकम द टिपिंग पॉइंट, फी अर्नर। और लैंड से आपकी पाइपलाइन आएगी अफगानिस्तान के थ्रू, और छबार में दोस्ती करने, और ईरान का अगर बिजनेस है तो डेफिनेटली आएगा। और इस पे तो रूस हो या अमेरिका हो, आपके खिलाफ नहीं रहेंगे, क्योंकि चीन को रोकने का बहुत बढ़िया तरीका है कि रास्ते का वहां से राइट ऑफ वे इनटू इंडियन ओशन एक तरह से ब्लॉक होता है बाय पुटिंग दिस एसेट्स। तो ये एसेट अंतरराष्ट्रीय रूप में डालना है आपको, आपको आगे बढ़ना है, सब बिजनेस के लिए तैयार है। और गैस की बिजनेस सबसे बड़ी बिजनेस है। तो अगर हमें गैस को इंपोर्टेशन की जगह हमें पार्टनर बन के काम करना है, तो हमें सस्ती मिलेगी नेचुरल गैस, ना कि आप एलएनजी इंपोर्ट करते रहते जिंदगी भर। तो पाइपलाइन से बढ़िया वे नहीं है। हाँ, आपने एसेट बनाया एलएनजी टर्मिनल, वो टेम्पररी है। इसके बाद आप अंडर वाटर पाइपलाइन से गैस लाएं। रूस की आपको बहुत जरूरत है, रूस ही आपको हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि ये पुरानी टेरिटरी है। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान रूसी टेरिटरी है, ये दोनों गैस डालेंगे, ईरान भी गैस डालेगा, और कतार तो अपने आप आ जाएगा। तो आप इस तरह की मुद्दे की बात सोचें और केंद्र रूप से, और किस तरह से टैकल करना है चाइना को, जियो स्ट्रेटेजिकली टैकल करें। सबसे पहले अपने डिफेंस बजट को $100 बिलियन से $115 बिलियन पर एनम करें, जैसे कि 400-500 बिलियन का की खरीदारी हो 4 साल में, जिसमें 50% तो इंडिजनाइज हो जाएगा, 50% हमारी खरीदारी होगी हमारी जरूरतों। और हमारी जरूरत केवल 2 नेशंस को, पाकिस्तान को टैकल करने के लिए 50 बिलियन में टैकल हो जाएगा। चीन को टैकल करने का हमें कम से कम 200 बिलियन अभी इमीडिएटली चाहिए। 100-200 बिलियन के हमें माल की तैयारी करनी है। और इसमें नेवल और एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, इंडियन ओशन को कंट्रोल करना है। तो हमें अपने नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और अंतरराष्ट्रीय नेवी में हमें नंबर 1 नेवी बनने का मतलब एक तरह से क्षमता तो है हमें, पर हमें क्या है उस तरह के मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर नेवल आर्किटेक्चर एंड नेवल डिफेंस को करना है, इंक्लूडिंग दी integration of the air force and air power on the sea and on the land. ये काम हमें करना है। तो एयरफोर्स और नेवी इज आवर बिगेस्ट गेम। तो अभी बीच में बात हुई थी कि भाई वो इट्स लाइक आर्टिलरी कह दिया हमारे सीडीएस ने एयरफोर्स को। ये तो बहुत बेकार बात है यार। आर्टिलरी कैसे होती है? वो तो फ्रंटल अटैक है। बिना एयर पावर के आप कभी जीत नहीं सकते। विश्व युद्ध जीता नहीं गया बिना एयर पावर के। एयर पावर भी, हिटलर का भी एयर पावर प्लान था,
पर उसको एयर पावर में हराया गया, देन ओनली ही गॉट डिफीटेड। नहीं तो उसके ब्लिट्जक्रीग में वो तो एयर पावर को लेके, वो अपने टैंकों और आर्मामेंट को लेके बढ़ता था आगे, आर्टिलरी को लेके। इस तरह से उसने चीरफाड़ करी थी पूरी यूरोप की। तो अगर हम हिस्ट्री से सीखते नहीं है और हम बेकार की बातें करते हैं, देखिए एआई बेस्ड वॉरफेयर एक लिमिटेड एंड तक पावरफुल रहेगा, पर आपको अगर ग्राउंड में पावर चाहिए, डेफिनेटली आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। पर आर्म फोर्सेस को ये सब सपोर्ट लगे, चाहे वो एआई बेस्ड एयर सपोर्ट हो, चाहे वो मैन्ड एयर सपोर्ट, अनमैन्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिस्टेंस वॉरफेयर जो हम वीडियो गेम्स वॉरफेयर कह रहे हैं, उसमें आप कोई टेरिटरी को कवर नहीं कर पाते, आप कारगिल को ले ही नहीं पाते। आपने बफोर गन से भले ही अपन ने फुल कंट्रोल कर लिया फाइनली, बट एंड एयर पावर से थोड़ा बहुत उसको किया, लेकिन जब हमें फुल कारगिल को कवर करना पड़ा, फिजिकली सोल्जर्स ने 1-to-1 बैटल में उस कारगिल हिल को लिया। सियाचिन भी हमारी इसी तरह से कंट्रोल हुई है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखें। आर्मी को एक तरह से बोलते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी है कि वो फाइट में रहेगा, लेकिन ये रियलिटी भी करें कि इनको एयर पावर चाहिए, और समुद्र में नेवी को भी एयर पावर चाहिए। तो एयरफोर्स भी हमारा बहुत बड़ा इंटीग्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, और उस अप्रोच में एयरफोर्स की बहुत बहुत अहमियत है, और नेवी की हमारे समुद्र में बहुत है। तो हमें पनडुब्बियां, हमें नए युद्धपोत, इन सबको आगे बढ़ाना है, तो हम टैकल कर पाए। चीन को आपको मिलिट्रीली टैकल करना है, ना कि आप इकोनॉमिक टैकल करने जाए। वो 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप 2.4 हो गया 2.9 से, वो 14 से 13 में आ गया। आप इसके साथ टक्कर लेने का है तो आप अमेरिका से आप बिजनेस की बात करिए, 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ बिजनेस की बात करिए, उसको बताइए आप हमें 10 बनाइए, आप 30 बनाइए, ये कहानी सुनाइए। ना कि आप उस मामले में अमेरिका को प्लीज करने के लिए आप रशिया को खिलाफ बोले, रशिया को प्लीज करने के लिए अमेरिका के खिलाफ बोले। हमें रूस की बहुत जरूरत है, रूस हमारा पुराना मित्र है, वो रहेगा, पर ये रूस की और हमारी मित्रता में इसके ये मध्य नहीं आएगी अगर हम अमेरिका के साथ इकोनॉमिक फ्रेंडशिप करें। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि कहते हैं अक्षय ऊर्जा है, उसमें हमें यूरोप और अमेरिका ही दोस्ती कर सकता है हमारे साथ। हमें हर एरिया में दूसरे दोस्त चाहिए, तो हमें अपने तरीके से काम करना है, हमें सबसे मित्रता करनी है। चीन के को, क्योंकि चीन को विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो हमारी स्ट्रेंथ को नहीं समझे। हमारी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ समझाना पड़ेगा उसको कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि हमको ओवर पावर करोगे कभी जिंदगी में, और ये भूल जाओ, और तुम्हारे ड्रीम नहीं तुम्हारे अंदर रखो। तुम्हें बातचीत करनी है, करो, लेकिन पीछे से तुम जो स्टैप करते हो ब्रूटस की तरह, ये काम तुम्हारा बंद होगा, और ये हम मिलिट्रीली बंद करवाएंगे। तो दिस इज द ओनली वे यू विल टैकल चाइना। चाइना it's not a country, we are not against the people of China, but a rogue regime led by Xi Jinping। क्योंकि जो देन जियाओपिंग का प्लान था, वो इकोनॉमिकली चाइना को इंटीग्रेट करने की तरफ गया। अब इन्होंने देन जियाओपिंग को के चैप्टर हटा दिए, और धीरे धीरे अब ये अपने जिनके हाथ पकड़ के ऊपर चढ़े हैं माओ जेतुंग का, उनको भी हटा के अपनी फोटो डाल रहे हैं शी जिनपिंग, और इनकी फोटो ही लगी रहेगी, बस केवल फोटो लगेगी, फिर भूल जाएंगे लोग। इनकी मौत के बाद कोई इनको नाम नहीं लेगा, और हर लीडर समझे दुनिया में जो अपने खुदा समझ रहा है, ध्यान रखो साला, जब तुम खत्म हो जाओगे तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा उल्टे सीधे कामों के लिए। तो जो जो दुनिया के लीडर ये काम कर रहे हैं, उनको उनके नाम नहीं लिए जाए, उनकी अगली नस्ल गालियां देगी। इसलिए आप अपने अपने देशों के साथ अपने लोगों के लिए काम करिए, पर वैसा काम करिए कि ऐसा नहीं कि दूसरे देशों को दबा के आप आगे जा सकते। आप संबंध बढ़ा के, मित्रता बना के वर्ल्ड को पीसफुल वे में लेके जाके तो ही आगे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पे युद्ध थोपना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत की सेना पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार है, चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान। इसके साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम एंड करता हूं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, बहुत सारा डेटा है मेरे पास। मैंने आपको समझा दिया कि रूस से हमारे संबंध इतने बढ़िया है, ब्रह्मोस मिसाइल हमने साथ में बनाई है, बहुत काम हम साथ कर रहे हैं, हम डिफेंस क्षेत्र में बहुत रूप से इनके मित्र हैं। उसके अलावा हमारी मित्रता अमेरिका से भी बढ़ रही है, अब बाइडेन के टाइम पे भी बढ़ेगी, भले ही वो बाइडेन आपसे कुछ गारंटीज चाहेंगे, पर ये याद रखा जाए, अब जो अमेरिका है वो पाकिस्तान जो चर्चिल के टाइम पे और इनके टाइम पे जो प्लान करके वसाल स्टेट बना था, अब उस किसी काम का नहीं। उल्टा पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो भारत से दोस्ती कर ले, क्योंकि चीन कभी ना कभी हड़प लेगा तुम्हारी सारी टेरिटरी, और बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। चीन अब
के ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। मतलब चीन का जो सीपीसी, दैट इज सीसीपी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कंबाइन है, ये सबसे रोग फोर्स है वर्ल्ड। और इसके बाद नेक्स्ट फोर्स अर्दोगन की, टर्की की रोग फोर्स है। इन फोर्सेस को समझा जाए, और बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो आईसिस, आईसिल, तालिबान, ये सब आ रहे हैं, बड़े रोग फोर्सेस हैं, ये टेरर फोर्सेस हैं। इनके ऊपर ध्यान रखा जाए और सारा ध्यान इनके ऊपर, अपनी डिफेंस सिक्योरिटी का जो पूरा मामला है, ये इनके ऊपर फोकस करके काम किया जाए, तो तब काम होगा। तो ये कहते हुए मैं आपके साथ आज विदा लेता हूं और कहता हूं कि भारत हमेशा स्ट्रांग रहेगा,